हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाला है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, और वहां पे हमने ऐसा दिखा था स्केलर फॉर्म में हमने ऐसा देखा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, कोई अपने पास दो पॉइंट चार्ज है तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फॉर्मूला हमने स्केलर फॉर्म में ऐसा डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ का क्या डिस्कस करना है? हमें वेक्टर फॉर्म डिस्कस करना है। अब आपको एक चीज पता है, स्केलर के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो ये मैग्नीट्यूड तो अपने को मिल गया, अब अपने को फोकस करना है डायरेक्शन पे, क्योंकि फोर्स जो है मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, फोर्स जो है वो कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड तो अपने पास आ गया है, अब अपने को फोकस करना है डायरेक्शन के ऊपर। तो डायरेक्शन के लिए आपको ना थोड़ा सा 11th का कंटेंट पता होना चाहिए। 11th में एक टॉपिक आता था यूनिट वेक्टर करके। क्या आता था? यूनिट वेक्टर। तो हम पहले थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कि ऐसा वेक्टर होता है कि जिसके पास हम ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब आप किसी के भी साथ उसको रख दो, आप कोई भी स्केलर के साथ उसको रख दो यूनिट वेक्टर को, तो वो क्या करेगा? उसका डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने कुछ ऐसे देखा था कि एन कैप, यूनिट वेक्टर को हम एन कैप, अगर आपका वेक्टर आर है तो आर कैप, ऐसा मानो कि आपके पास एन वेक्टर है तो एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे? वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो अपने को क्या मिलने वाला है? यूनिट वेक्टर मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन। ठीक है, इसको समझने का तरीका ऐसा देखो, ये वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जबकि ये नीचे जो है मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखा है तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड समझने का तरीका सिर्फ बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मानो कि ऊपर नीचे से हट गया तो अभी इसके पास जो बचा होगा वो क्या बचा होगा? सिर्फ डायरेक्शन। मतलब यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है फोर्स का तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ। पहले तो F इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ऐसा लिखा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिखा मैंने। ये तो सिर्फ क्या आया है? मैग्नीट्यूड ही आया है। अब मुझे तो वेक्टर फॉर्म चाहिए, वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर रख दूंगा। तो यूनिट वेक्टर के पास जैसे मैंने आपको कहा क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्या हमने डिस्कस कर लिया? कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर को यहाँ पे रख देने से अपने को डायरेक्शन मिलेगा। ये मैग्नीट्यूड तो था ही और ये डायरेक्शन आया तो अपने को फोर्स का वेक्टर फॉर्म मिल गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा तरीका हुआ समझने का। यूनिट वेक्टर को आपको याद रखना है, बार बार हम ये चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर जो होता है उसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलो अब हम अगर आगे बढ़े तो हमें डेरिवेशन करना है इसका। जैसे टेक्स्ट बुक में दे रखा है वैसे हमें पूरा वेक्टर फॉर्म को समझना है, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ऐसा समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफ के ऊपर ये सिस्टम को लेके जाता हूँ दो चार्ज की। मानो कि अपने पास कोई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने सपोज कोई चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे सपोज कि मैंने कोई चार्ज रखा है Q2। ठीक है, ऐसे कोई मैंने चार्ज रखा है। अब ये ओरिजिन होता है, आपको पता है। ओरिजिन से पहले चार्ज का अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊँ तो इसको मैं कहता हूँ R1 वेक्टर। क्या कहता हूँ मैं इसको? R1 वेक्टर। एंड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दूसरा चार्ज जो है वो उसका पोजीशन जो है वो है R2 वेक्टर। ठीक है, ये पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर। कहाँ से मैंने लिया है इसको? ओरिजिन से लिया है। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड करना है। अब ध्यान से समझना, आपको ये तो पता है लाइक चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अनलाइक चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, वो मैंने इससे पहले वाली क्लास में कवर कर लिया। ठीक है, मुझे मेन ये चीज़ आपको समझानी है कि यहाँ पे जितना फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है उतना ही फोर्स Q1 जो है वो Q2 पे लगाता है। ठीक है, मैं इसको लिखूँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ F12, मानो कि ये दोनों हम कंसिडर करते हैं कि दोनों लाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है? लाइक चार्ज। Q1 एंड Q2 बोथ आर लाइक चार्ज।
अब हमें पता है लाइक चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो कैसा होता है, रिपल्सिव होता है, राइट। तो लाइक चार्ज के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स होगा तो Q2 के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, तो F21 वेक्टर ऐसा बोलते हैं। अब ये क्या हुआ भाई, ये F21 मतलब क्या हुआ, 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1। अब लाइक चार्ज है, मैंने आपको समझाया कि लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो यहाँ पे 2 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू 1 उसको हम कहते हैं F21, एंड Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसे लगने वाला है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, F12 वेक्टर। F12 वेक्टर मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। अगर यही सेम चीज एट्रैक्शन वाले केस में होता तो एट्रैक्शन वाले केस में होता तो हम एरो अंदर की तरफ करते, ठीक है। जैसे कि ये मैंने पहला फिगर बनाया लाइक चार्ज के लिए। अब मानो कि अगर हम अनलाइक चार्ज के लिए अगर देखें, ये है Q1, ये है Q2, यहाँ पे मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये दोनों चार्जेस कैसे है, अनलाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है, अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस में होता क्या है, हमें पता है एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो कैसा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो Q1 जो है वो Q2 की तरफ अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे वेक्टर बनाऊं तो ये बनेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस होता है तो क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। तो F12 का मतलब मैंने आपको क्या समझाया, F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। फोर्स F12 मीन्स क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, एंड साथ साथ F21 मतलब क्या हुआ, F21 मतलब हुआ फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। ये हुआ आपका फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। साथ साथ आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। अभी हम आगे बढ़े, हमें क्या करना है, मेन ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे समझो। अब अगर मैं यहाँ पे ओके, अब मैं यहाँ पे अगर इसको आगे लिखूं तो इसको मैं अभी यहाँ पे इरेज कर रहा हूं। देखो अब ना यहाँ पे भी हमें वापस से थोड़ा 11th का यूज करना है। 11th में हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन समझा था, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर बनाता हूँ। देखो कैसे वेक्टर बनाता हूँ, मुझे मेन पहले तो मैं फोर्स आपको बताता हूँ। मैंने लिखा है F12 मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, एंड F21 मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है पता है, K Q1 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखूंगा R12 स्क्वायर। R12 यानी 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड 2, ठीक है। ये आया मैग्नीट्यूड। मुझे डायरेक्शन की बात करनी हो तो क्या आएगा, R12 कैप। क्या आएगा, R12 कैप, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 2। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ F21 के बारे में, तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट इसको कॉपी करके बताओ क्या होने वाला है, K Q1 Q2 वो तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। हमें पता है पहले एंड दूसरे के बीच का डिस्टेंस लो कि दूसरे एंड पहले के बीच का डिस्टेंस लो, डिस्टेंस सेम ही होने वाला है ना। नो डाउट डायरेक्शन अपोजिट होगा बट डिस्टेंस तो कैसा होने वाला है, सेम ही। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है R21 स्क्वायर R21 कैप। अब थोड़ा ध्यान से समझते एक चीज को। देखो इसके बारे में वापस से हम अभी इन डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, मैं 1 से 2 की तरफ जाता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको अभी मैं बोल देता हूँ R वेक्टर। क्या बोला मैंने, R वेक्टर। अब अगर मुझे ये R वेक्टर को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो पता है हम ऐसे लिखते हैं कि R वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये समझो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसको अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये कहाँ पे, कहाँ से निकला, 1 से निकला, कहाँ तक गया, 2 तक गया,
तो इसको हम बोलेंगे R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। निकला वो जहाँ से निकला वो इनिशियल, जहाँ पे पहुँचा वो फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल R21 वेक्टर। R21 वेक्टर को हम कहते हैं R21, R2 माइनस R1 को हम कहते हैं R21 वेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको? R21 वेक्टर। इतना समझ में आया? अब इसको समझने का दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखो, ये एक वेक्टर है R1, उसके साथ दूसरा वेक्टर यहाँ पे हुआ R, जिसको अभी मैंने R कहा है, जिसको मैंने बोल दिया अभी, तो R21 है। ये क्या है? R21 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो इसके टेल एंड इसके हेड से एक वेक्टर ज्वाइंट हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? R2 कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ? इसको मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, ये मैंने एक्चुअली आपको समझा दिया है, दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? R2 माइनस R1। ठीक है, आपको जो भी तरीके से समझ में, आंसर तो सेम ही आने वाला है। डायरेक्ट यहाँ से समझना हो, ये इजी हो जाएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R2 माइनस R1, इसको हम बोलते हैं R21 वेक्टर। ठीक है, तो ये हुआ आपका R21 वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ना R21 वेक्टर मतलब हुआ क्या, समझो एक चीज को। R21 वेक्टर यानी वेक्टर लीडिंग फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 जा रहा है। देखो 1 से 2 गया कि नहीं गया? तो वेक्टर कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलते हैं R21 वेक्टर, और उसका फॉर्मूला क्या आएगा? R2 माइनस R1। ऐसे ही डायरेक्ट मुझे कॉपी करके बताओ, अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करके लिखना चाहूं कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो R12 वेक्टर, इसको डायरेक्ट कॉपी करके बताओ क्या होने वाला है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। होगा कि नहीं होगा ऐसा? ठीक है, R12 वेक्टर यानी क्या हुआ? R1 माइनस R2, R21 मतलब क्या हुआ? R2 माइनस R1। अब इसको हम कहाँ से समझेंगे? जैसे ये गया 21 मतलब वेक्टर जो जा रहा है 1 से 2 की तरफ, तो 1 2 का मतलब क्या हुआ? वेक्टर जा रहा है 2 से 1 की तरफ। समझ में आई मेरी बात? देखो ये 1 से 2 की तरफ गया, उसको हमने फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखा था R21 वेक्टर। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं R12 वेक्टर मीन्स वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1। ओके, ये जो वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? 2 से 1 की तरफ जाएगा, तब का फाइनल 1 होगा, इनिशियल जो है वो 2 होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब अगर यूनिट वेक्टर के बारे में आपको पता हो, मैंने अभी आगे बताया था यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है। इसको अगर मैं लिखूँ R12 कैप इज इक्वल टू, मैंने आपको ऐसा बताया था कि R12 कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ये मैंने चीज आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, जब मैंने यूनिट वेक्टर बताया तब मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो R21 कैप के बारे में, तो क्या होने वाला है? R21 वेक्टर अपॉन R21 कैप। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो R12 इज इक्वल टू क्या है? R12 यानी R1 माइनस R2। R21 मतलब क्या है? R2 माइनस R1। ये तो दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21। भाई 1 and 2 के बीच का डिस्टेंस लो कि 2 and 1 के बीच का डिस्टेंस लो, बात तो सेम ही होने वाली है मैग्नीट्यूड में। तो ये तो दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो आप, तो दोनों के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। कैसे? देखो अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, R2 माइनस R1। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? एंड R2 माइनस R1 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस R21 वेक्टर। तो ये किसके इक्वल टू आया है? R12 वेक्टर के इक्वल टू आया है। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस R21 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट इसको लिखूंगी, ये दोनों का साइन ऑपोजिट है, ये दोनों का साइन जो है वो सेम है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ऑपोजिट है। तो डायरेक्ट अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप। ठीक है, 1 2 का जो डायरेक्शन है, 1 2 का डायरेक्शन वो मानो कि ऐसे है, तो 2 1 का डायरेक्शन कैसे होने वाला है? ऐसे होने वाला है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। ये यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन बताता है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है। अब इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये 3 से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, या तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ठीक है, आप कैसे भी बोलो बात तो सेम ही है। देखो कैसे, ये जो मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन जो है ये, वो तो दोनों का सेम है, वो तो कैसा है, दोनों का सेम है, इन दोनों का साइन कैसा है, ऑपोजिट है, तो ये लगने वाला दोनों फोर्स भी कैसा होने वाला है, ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो मैं क्या समझा रहा हूं कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कैसे कि दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, 1 पे जितना फोर्स लगेगा ड्यू टू 2 उतना ही फोर्स 2 पे लगेगा ड्यू टू 1, बट दोनों का डायरेक्शन जो है कैसा होने वाला है, ऑपोजिट होने वाला है। कैसे ऑपोजिट होने वाला है, देखो समझो यहां से। ओके, वो मैंने इरेज कर दिया है, बट मैंने आपको ऐसा बताया था, आपको याद हो तो, कि मानो कि दोनों लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो कुछ ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। जैसे कि एक चार्ज जो है मैंने लिया Q1, एक चार्ज मैंने लिया Q2। अब मानो कि दोनों लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज होते हैं तो क्या होता है, रिपल होते हैं। तो मानो कि ये इधर आ रहा है, तो ये कैसे रिपल होने वाला है, इससे यहाँ पे 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, और ये है 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2। दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट होगा ना, मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन कैसा होने वाला है, ऑपोजिट। ऐसे ही मानो कि दोनों अनलाइक चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों अनलाइक चार्ज है, दोनों अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो Q1 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू Q2 वो कुछ ऐसे लगने वाला है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे ही 2 के लगने वाला फोर्स जो है ड्यू टू 1 कुछ ऐसे लगने वाला है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो देखो दोनों का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, ऑपोजिट। अट्रैक्शन हो रहा हो कि रिपल्शन हो रहा हो, दोनों का डायरेक्शन कैसा होने वाला है, ऑपोजिट होने वाला है। किस किस के बीच का डायरेक्शन, तो 1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू 2 एंड 2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू 1, दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होने वाला है। मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।